हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर बात करेंगे क्वेश्चन आस्क्ड इन मार्च 2023 के मंथली वाइज हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चंस को। तो इस कड़ी में मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के महीने के अंदर कुछ एग्जाम्स हुए हैं, तो उन एग्जाम्स से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इस कड़ी में अभी तक हमने पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मार्च के महीने का, और दिस इज द पार्ट 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप सो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, जिसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विद देयर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इज एज ऑन 1 जनवरी 2023। देखिए, 1 जनवरी 2023 तक में इन जो एजेंसीज दी गई हैं, आपकी सीबीडीटी है, आपका एनआईए है एंड नीति आयोग, तो इनके हेड कौन है? मतलब किसी में हेड होंगे सीईओ, किसी में होंगे चेयरपर्सन, किसी में डायरेक्टर जनरल। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीबीडीटी की। तो सीबीडीटी के जो डायरेक्टर है बेसिकली, ठीक है, तो ये चेयरपर्सन बेसिकली कहा जाए तो वो है नितिन गुप्ता। सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है? नितिन गुप्ता। और सीबीडीटी जो है ये आती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की जब हम बात कर रहे हैं तो यह फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और एट प्रेजेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए। ये तो हो गई यूनियन मिनिस्टर बेसिकली। और आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उस स्टेट के जो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हैं स्टेट के पर्टिकुलर, जैसे आप यूपी की बात करते हैं तो यूपी के होम मिनिस्टर, या यूपी के आपके हेल्थ मिनिस्टर हो गए, या फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। तो ये कुछ नाम जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो है जो सेंट्रल में इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से आपके स्टेट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिस भी स्टेट का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उस स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल्स हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की। तो जो सीबीडीटी है इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आपने कई सारी एजेंसीज के नाम सुना होगा, जैसे कि सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देन आप एनसीबी आपने नाम सुना होगा न्यूज़ में रिसेंटली, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, एंड दिस इज द एनआईए। ठीक है, ये क्या है? सारी की सारी सेंट्रल एजेंसीज है। ऑल दीज आर कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, सेंट्रल गृह मंत्रालय जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके अधीन आती हैं, उसके अंतर्गत बेसिकली ये सब काम करती हैं। और ये एनआईए जो है, मतलब अगर जो हम बात करें, ये तो देखिए इन्फोर्समेंट जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग केसेस होते हैं उनको ये हैंडल करता है। एनसीबी आपके ड्रग्स से रिलेटेड केसेस को हैंडल करता है। अब जो इन्वेस्टिगेशन है, एक तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और एक इन्वेस्टिगेशन बेसिकली करता है एनआईए। अब एनआईए कब आता है? किसी भी इन्वेस्टिगेशन में एनआईए की एंट्री तब होती है जब उस इन्वेस्टिगेशन में या उस केस के अंदर टेररिज्म या फिर मतलब किसी टेररिस्ट से रिलेटेड या कोई देशद्रोही गतिविधि की कोई ऐसी खबर मिलती है कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसी हो सकती है चीज़ें, तो एनआईए की एंट्री वहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अगर जो हम कंपैरिजन करें कि सीबीआई वर्सेस एनआईए, ठीक है, तो इनमें से ज़्यादा पावरफुल कौन है, मतलब जिसके पास ज़्यादा अधिकार है? तो इसमें इन दोनों में से ज़्यादा अधिकार डेफिनेटली एनआईए के पास है। ठीक है, अब एनआईए के जो डीजी हैं यहाँ पर, डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बेसिकली यहाँ पर डीजी के पद होता है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो हैं दिनकर गुप्ता। ठीक है, तो दिनकर गुप्ता एनआईए, दैट इज दिनकर गुप्ता। ठीक है, और एनआईए के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये भी आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेंगे। एनडी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एनडी। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग बेसिकली प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 50 में बेसिकली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तब नीति आयोग का गठन होता है। तो नीति आयोग या सॉरी प्लानिंग कमीशन का गठन होता है उस टाइम पर। और नीति आयोग में एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ऑफ द फॉलोइंग में कई बार डाल देते हैं। तो दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखिए, प्लानिंग कमीशन तो था, पर प्लानिंग कमीशन से, दिस इज द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बनने में
नीति आयोग बनने में इसको समय लगा और ये बनता है 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी को इसका रिनेमिंग होती है, ये बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस आयोग के अंदर सीईओ होंगे। ठीक है, सीईओ का पद होगा, यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पद होगा। वो पद है संभाला है परमेश्वरम, दैट इज द परमेश्वरन सुंदरम अय्यर। ठीक है, पीएस अय्यर भी कई बार नाम ऑप्शन मिल जाएगा आपको, सुंदरम अय्यर भी मिल जाएगा, परमेश्वरन सुंदरम अय्यर ये भी नाम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर मैच बन जाएगा। अब ये तो बात हो गई सीईओ की। ठीक है, अब ये आता है बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन है या नीति आयोग है, दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट है बेसिकली कहा जाए। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? चेयरपर्सन होते हैं इसके जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो इसके चेयरपर्सन होंगे। ठीक है, अब देखिए चेयरपर्सन तो हो गए, बट साथ में एक वाइस चेयरपर्सन भी होगा। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन कौन है यहाँ पर? श्री सुमन बेरी। ठीक है, ये कौन है? वाइस चेयरपर्सन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी है। अब मैच क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ए का है 2, ए का 2 है, दैट इज यहाँ पर आता है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बी का 1 है, बी का 1 आपका यहीं पर आ रहा है, एंड दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन की चीज़ नहीं है। पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम द ऑफिस इज वेस्टेड विद द। देखिए वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं? ये होते हैं आपके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। चेयरपर्सन होते हैं कहाँ के? राज्यसभा के। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। जब ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन हैं राज्यसभा के, तो उस टाइम पर क्या है कि भाई इनकी जो बेसिकली अगर जो इनको हटाना है, तो हटाने का काम जो है इनका जो वो बोलते हैं ना रेजोल्यूशन लाना कि भाई इस व्यक्ति को हमें राज्यसभा के सॉरी उपराष्ट्रपति के पद से हमें रिमूव करना है, इम्पीच करना है। तो इसकी शुरुआत की जाती है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में भी कहाँ पर? स्पेशली इन द राज्यसभा के अंदर। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि वेस्टेड विद द, देखिए एक्चुअली यहाँ पर जो देखिए प्रेसिडेंट करते तो हैं, बट एक्चुअली इसका जो सारा दामोदार है कि मतलब एक जो प्रस्ताव आया कि भाई उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है, तो वहाँ पर जो वोटिंग है, पास होना है चीज़ों को, वो सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेंगे? इन द पार्लियामेंट के अंदर। बेसिकली यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के पास जो है वो अधिकार है इनको हटाने का। वह राष्ट्रपति हटाते हैं, बट वो मोहर लगाते हैं कि भाई ठीक है फाइनली इनको रिमूव कर दिया गया, बट जो ओवरऑल अल्टीमेटली पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के पास देखने को मिलती हैं। अब ये जो रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ में बोथ द हाउस, लोकसभा प्लस राज्यसभा से पास किया जाता है। ठीक है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। हालांकि देखिए एक्स ऑफिसो चेयरमैन तो होते हैं, बट ही कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर होते हैं? नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, फिर भी वो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग बल्ब कंज्यूम्स लेस पावर फॉर लाइट ऑफ द सेम इंटेंसिटी? लाइट की सेम इंटेंसिटी के लिए कौन सा बल्ब जो है वो कम पावर इस्तेमाल करता है? देखिए प्रीवियसली हम बात करें कुछ टाइम पहले, जो है आपके इनकैंडेसेंट बल्ब, जो बेसिकली आपके जो नॉर्मल बल्ब हुआ करते थे, ठीक है, फिलामेंट बल्ब बेसिकली जिन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो नॉर्मल बल्ब या फिर आप कहते हैं जिन्हें फिलामेंट बल्ब्स, वो इस्तेमाल होते थे। अब फिलामेंट बल्ब्स जो है वो इस्तेमाल तो होते थे, बट ये आपकी एनर्जी तो कंज्यूम कर ही रहे हैं, साथ में क्या रेडिएट कर रहे थे एनर्जी के साथ में या लाइट के साथ में, ये हीट भी निकालते थे। अब हीट भी निकालते थे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, भाई हीट बन रही है तो कोई ना कोई तो एनर्जी कंज्यूम कर ही रहा होगा, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें इन बल्ब्स के बाद इस्तेमाल होता था CFL और LED, सॉरी CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, ट्यूब्स बेसिकली जो ट्यूबलाइट्स बेसिकली जिन्हें कहते हैं वो इस्तेमाल हुआ करती थी। तो यहाँ पर भी सिमिलर आपका यूज़ होता था, बट यहाँ पर जो सेम और सबसे कम मतलब देखिए ये अगर जो 100%
100 वाट का बल्ब होता था तो 1 घंटे में 1 यूनिट का पावर कंजम्पशन करता था। CFL और जो आपके ट्यूबलाइट्स होती थी, ये आप कह सकते हैं कि 40%, मतलब जो आपका 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पर ये 0.4 यूनिट का आपका कंज्यूम करता था। ठीक है, बट जब से एंट्री होती है LEDs की, लाइट इमिटिंग डायोड बल्ब्स की, जो आजकल आप रोड्स पर भी देखते हैं और आपके घरों में भी LED बल्ब्स लगे होते हैं, तो ये सबसे कम पावर इस्तेमाल करती हैं फॉर द सेम इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो दैट इज सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Which one of the following states celebrate 50th Golden Jubilee on 21st of January 2022? 2022 में कौन सा वो राज्य है जिसने मतलब अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, कोई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। तो देखिए 50th एनिवर्सरी जो है ये मनाई 21 जनवरी को 2022 के अंदर। ठीक है, किन किन स्टेट्स ने? यहाँ पर 3 स्टेट्स के नाम आते हैं। एक होता है त्रिपुरा, त्रिपुरा ने मनाई। दूसरा है मेघालय और थर्ड वन इज द मणिपुर। ठीक है, तो इन 3 स्टेट्स ने यहाँ पर आपकी 50वीं जो है वो स्थापना दिवस बनाई। तो यहाँ पर ऑप्शन में मेघालय है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इनका स्थापना दिवस जो होता है तो मतलब देखिए एक एक्ट हुआ था उस टाइम पर, उस एक्ट का नाम कभी कभी पूछ लेते हैं। वो एक्ट का नाम है नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, जो इम्प्लीमेंट होता है इस टाइम पर। अदर स्टेट्स की बात करें तो जैसे असम है आपका, असम का जो स्थापना दिवस है 26 जनवरी 1950 इज द ऑप्शन। हरियाणा की बात करें तो 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, एंड हरियाणा पंजाब दोनों का 1 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि जो आपका हरियाणा है वो पंजाब से ही अलग होकर बना है। गोवा की बात करें तो गोवा का जो 30th ऑफ मई को आपका इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। हु वॉज ऑनर्ड विद द 2020 में टेलर्स प्राइज ऑफ इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, ये किसने जीता था? तो ये जीता था पवन सुखदेव ने, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पवन सुखदेव ने इकोनॉमिक सीक्वेंस ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ अटेंशन इन कॉर्पोरेट्स एंड पॉलिटिकल डिजाइन मेकिंग के अंदर काफ़ी काम किया था, जिसके लिए उन्हें 2022 में टेलर्स प्राइज ऑफ इन्वायरमेंट दिया गया था। अब हम बात करें अगर जो इस अवार्ड की, तो ये अवार्ड की शुरुआत होती है 1973 से। ठीक है, और ये कंसर्न करता है उन सभी इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ को जो इन्वायरमेंट के लिए पॉलिसी, मतलब उन ऐसे फील्ड में जिसमें इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कई सारे काम किए गए कई लोगों के द्वारा, तो उनको ये अवार्ड देता है बेसिकली। इसके अंदर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ बनाई गई हैं या हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, एयर वाटर पॉल्यूशन इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन के बारे में बात करी गई है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एनर्जी रिसोर्सेज, इन सभी चीज़ों पर अगर जो कोई काम करता है इन्वायरमेंट से रिलेटेड तो उसमें यहाँ पर एक अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि ये अवार्ड एडमिनिस्टर कौन करता है, मतलब कौन सी एजेंसी है, कौन सा ग्रुप है जो इसको एक बैकबोन की तरह एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोवाइड करता है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न कैलिफोर्निया जो है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करती है इस अवार्ड। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर आपको एक तरीके का फॉर्मूला पूछा गया है एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? एनडीपी होता है जीडीपी माइनस डेप्रिशिएशन। ठीक है, देखिए जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑप्शन नंबर 1 में ही है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये अप्लाइड होता है गुड कैपिटल गुड्स के ऊपर, कंट्रीज की कैपिटल की गुड्स के ऊपर। अब जीडीपी बेसिकली आपको पता ही होगा कि देश के अंदर जितना भी उत्पाद होता है या सर्विसेज होती हैं एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उन सभी को जीडीपी के अंदर कैलकुलेट किया जाता है, जिसके अंदर आपका
प्राइवेट कंजप्शन भी होगा, एंड ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, बेसिकली ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स भी होंगे यहाँ पर, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बेसिकली कहा जाए, और साथ में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये चीज़ें भी रहेंगी। तो मतलब ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हैं इन द जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जो नेक्स्ट पेज क्वेश्चन है हमारा, नॉट 8। अकॉर्डिंग टू द बलवंत राय मेहता कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी। देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी आपका 1957 में फॉर्म होती है और 1958 के अंदर अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है, तो मतलब रिपोर्ट सबमिट करती है बेसिकली यहाँ पर, और इस टाइम पर जो एनडीसी है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं बलवंत राय मेहता की, उनको मान लेती है और इम्प्लीमेंट करती है बेसिकली। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता जो है, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देश के अंदर 3 टियर सिस्टम जो है वो होना चाहिए। 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज, पीआर लिखता हूँ। ठीक है, पंचायती राज के 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं और वो होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? विलेज लेवल पर ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बेसिकली, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत, और जिला समिति जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, या जिला पंचायत। ठीक है, तो इस तरीके से 3 टियर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो जिला अध्यक्ष है, वो बलवंत राय कमेटी के अंदर किस पद पर रहता है? बेसिकली वो क्या होता है? जिला परिषद का चेयरपर्सन होता है, या जिला परिषद का अध्यक्ष होता है, एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग पेयर्स अबाउट द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो दिस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 24 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 24 जनवरी को हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, और इसे सेलिब्रेट करने का बेसिकली इसको अनाउंस किया किसने किया था? दैट इज द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि भाई, उसके द्वारा बेसिकली प्रोक्लेम किया गया कि भाई 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है वो मनाएंगे। अब यहाँ पर इसका रोल ये था कि बेसिकली ये चाहते थे कि रोल ऑफ एजुकेशन जो है फॉर पीस एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर हेल्प करे। मतलब आप पढ़े लिखे होंगे तो आप मतलब ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग झगड़ा नहीं करते, बट ये थोड़ा सा वो है कि भाई आप पढ़े लिखे हो तो आप बेवजह या बिना किसी लॉजिकल बात के या किसी फालतू की चीज़ पे झगड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस सब झगड़ा नहीं करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको मनाए जाने की बात कही गई थी। ठीक है, अब 2023 के अंदर, ठीक है, अब 2023 का 24 जनवरी तो निकल चुका है, तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर आ जाता है इसकी थीम। इस बार की क्या थीम थी यहाँ पर? तो इस बार की यहाँ पर जो थीम थी वो थी टू इन्वेस्ट इन पीपल, लोगों में इन्वेस्ट करें, और क्या करें? प्रायोरिटाइज करें एजुकेशन को। ठीक है, मतलब लोगों में इन्वेस्ट करें और प्रायोरिटाइज करें। ठीक है, महत्व दें किसको? एजुकेशन को। सो ये बेसिकली थीम थी इस बार की 2023 के अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन पर आते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को मनाया जाता है, सही है फर्स्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। थीम जो थी रिकवरी एंड रिविचुअलाइज्ड एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन, दिस इज रॉन्ग। हमने अभी बात करी कि थीम क्या थी, ये थी, ये नहीं थी। तो दैट इज यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओनली ए स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, हमने बात कर ली इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन की, तो एक और चीज़ आती है हमारे ध्यान में, दैट इज द नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे के बारे में हम जब बात करें, तो ये जो हमारे देश के अंदर है, ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 नवंबर को। 11th of November इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे। ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द रिमेम्बरेंस ऑफ द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना किसके संदर्भ में है ये? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब एजुकेशन से एक और चीज़ आती है, 5 सितंबर को, 5 सितंबर को हम मनाते हैं क्या? टीचर्स डे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ईस्ट इंडिया कंपनी government introduces English as the medium of instruction?
देखिए किस साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया था एज अ बेसिकली लैंग्वेज फॉर द इंटरेक्शन या कह लीजिए इंस्ट्रक्शन, निर्देश देने के लिए भाषा के रूप में इसे अपनाया था। ये अपनाया था 1835 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और इसका जो पूरा क्रेडिट है वो जाता है लॉर्ड मकैले को, मकैले नॉट मकैले, लॉर्ड मैकेले को ये पूरा क्रेडिट जाता है इसको करने का। ठीक है, और उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे 1835 के दौरान वो थे लॉर्ड विलियम, ठीक है, विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो गवर्नर जनरल कब से कब तक थे, दैट इज 1828 से 35 तक, हाँ 35 तक के बीच में। ठीक है, तो इन 7 सालों के बीच में ये थे। और उसी टाइम पर जब इनका आखिरी टाइम था, मतलब लास्ट टाइम था, तो उसी टाइम पर ये इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग was not a chief minister of a state before becoming the prime minister of India? तो देखिए यहाँ पर हम जो करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर। अब चंद्रशेखर की बात करें तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ये बनते हैं 10 नवंबर को, 10 नवंबर 1990 को। ठीक है, से लेके 21 जून 1991 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। मतलब ये लगभग 6-7 महीने, 7 महीने मोटा मोटा कह लीजिए आप रफली, तो 7 महीने प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये भारत के 8th प्राइम मिनिस्टर थे, 8th पीएम थे ये। ठीक है, तो यही वो व्यक्ति हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव की, तो पीवी नरसिम्हा राव जो है वो भारत के जो है क्या बोलते हैं 9th, मतलब 8th के बाद 9th नंबर के पीएम थे। और इनका कार्यकाल जो है बेसिकली 1991 से लेकर 1996 तक, 1996, ठीक है, 1996 तक इनका जो कार्यकाल रहा है। वीपी सिंह जी जो है ये आपके 7th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे और ये 1989 से लेके 1990 तक। ठीक है, मतलब जब ये बने उस टाइम से पहले तक ये वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 7th नंबर पे। और ये एच डी देवे गौड़ा जो की हम बात करें तो ये 11th प्राइम मिनिस्टर थे, 11th पीएम थे, जो कि 1996 से लेकर 1997 तक के बीच में थे। ठीक है, और एच डी देवे गौड़ा जो है वो 96 में पीएम बनने से पहले कर्नाटका स्टेट के 14th सीएम भी रह चुके हैं, 14वें सीएम रह चुके हैं कर्नाटका स्टेट के। ठीक है, इन द 1994 टू 96 के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ड्यूरेशन बता दिया था कि अगर जो कभी क्रोनोलॉजी पे इन लोगों के साथ में आए क्वेश्चन तो आप उन्हें आसानी से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द फ्लो केमिस्ट्री टेक हब। देखिए फ्लो केमिस्ट्री टेक हब ये है क्या चीज़, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली रिलेटेड विद द फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री से संबंधित ये एक चीज़ है, इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद द फार्मेसी, फार्मा इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बेसिकली आप कहें इसे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको बताना है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पर सही है कौन सी गलत है। तो देखिए क्वेश्चन पर आते हैं, पॉइंट्स पर आते हैं। द हब वॉज ओपन इन हैदराबाद इन मई 2022। सो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है आपकी करेक्ट है। ठीक है, ये 2022 में ही आपका हैदराबाद के अंदर ये ओपन होता है, शुरू होता है। और दिस वाज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, दिस इज करेक्ट, बट विद नॉट द कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ में कोलैबोरेशन नहीं था यहाँ पर। ये कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलता है डॉक्टर रेड्डी एंड डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ। ठीक है, डॉक्टर रेड्डी लैब्स के साथ में आपको ये कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। तेलंगाना गवर्नमेंट और डॉक्टर रेड्डी लैब्स, इन दोनों का कोलैबोरेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के साथ में। तो सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। और ये हब क्या करता है, इक्विप करेगा विद द स्टेट फॉर द आर्ट ऑफ फ्लो केमिस्ट्री इक्विपमेंट के साथ में। तो करेक्ट है आपका यहाँ पर द हब will provide the hand-on training and promote scientific capability building. So this is correct.
तो यहाँ पर ए, सी एंड डी करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, अब इस बेसिकली जो फ्लो बेसिकली इसे शॉर्ट में कहा जाता है FCT। ठीक है, FCT जो है आपका केमिस्ट्री फ्लो टेक्निक टेक हब जो है आपका, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य एक्चुअली ये था कि इनकॉर्पोरेट करना है और प्रोमोट करना है एफिशिएंट एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी को इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जिसके लिए इसको कोलैब किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिलेशन विद द माउंटेन्स के साथ में रिलेशंस के बारे में पूछा गया है। तो हिमालय आर स्ट्रक्चरली डोम, स्ट्रक्चरली डोम नहीं है, ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है, यंग फोल्ड माउंटेन्स है आपके। ठीक है, तो दिस वाज द रॉन्ग स्टेटमेंट, पहला तो आपका गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हिमालय प्रेजेंट अ लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बिकॉज देखिए ये एक तरीके का आर्क बनाता है। ठीक है, और जो कवर करता है, आर्क बनाते हुए कवर करता है लगभग 2400 किलोमीटर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से ईस्ट टू वेस्ट आपका 2400 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको कवर करता है। और नॉर्थ टू साउथ की हम बात करें तो नॉर्थ टू साउथ लगभग आपका अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग रहता है। जैसे कि कश्मीर के अंदर, यहाँ पर कश्मीर है तो कश्मीर में ये लगभग 400 किलोमीटर की विड्थ को कैरी करता है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है लास्ट एक्सट्रीम, जो इंडिया का बॉर्डर कहा जाए तो यहाँ पर 140 किलोमीटर की जो स्ट्रेच है ये देखने को मिलती है। तो दिस इज लुक लाइक एन आर्च। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिमालय कवर्स डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर, बिल्कुल करेक्ट है। हिमाद्री रेंज कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयस पीक, तो ये भी करेक्ट है। देखिए हिमाद्री रेंज जो है इसके अंदर आपको हिमाद्री रेंज कहा जाए या फिर आपको उसको क्या कहते हैं ग्रेट हिमालयाज या फिर ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री एक ही नाम है। इसके अंदर हाईएस्ट पीक जैसे माउंट एवरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कंचनजंगा जो पीक है वो भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगी, और नंगा प्रभात जो है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिलता है। तो दैट इज ऑप्शन बी सी डी करेक्ट है, तो दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, where did the fifth BIMSTEC of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit was held? पांचवी बिम्स्टिक मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई है? ये हुई है श्रीलंका कोलंबो के अंदर, कोलंबो श्रीलंका के अंदर ये आयोजित की गई है। और बिम्स्टिक की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से देश इंक्लूडेड हैं वो इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। तो देखिए इसके अंदर बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इंडिया है, बांग्लादेश और भूटान। ठीक है, भूटान, इंडिया, नेपाल है इसके अंदर। नेपाल के साथ में आपका श्रीलंका तो है ही आपका क्योंकि यहाँ पर हुई है, और इसके साथ में आपका म्यांमार और थाईलैंड। तो ये कंट्रीज आपकी बिम्स्टिक कंट्रीज के अंदर आती हैं। और इसी से सिमिलर एक ग्रुप है बिम्स्टिक के साथ में, शार्क। ठीक है, जो शार्क ग्रुप है वो भी सिमिलर टू दिस ग्रुप है। ठीक है, बट यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो मिल गया, बट दिस वाज द यहाँ पर जो फिफ्थ मीटिंग हुई है, फिफ्थ मीटिंग। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? थीम हो सकता है आपसे पूछी जाए एग्जाम के अंदर। थीम एक्चुअली थीम रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो थीम थी वो था टूवर्ड्स रिलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड हेल्दी पीपल। ठीक है, तो दिस वाज द थीम। आपको थोड़ा सा एक बार सुना हुआ होगा तो आप के क्वेश्चन में कभी आएगा सामने तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग ऑफ लोकसभा? लोकसभा की मीटिंग की बात करें या राज्यसभा की मीटिंग की बात करें तो इसके लिए कोरम मतलब कितने मेंबर, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होनी चाहिए उस सदन की कार्यवाही के लिए। तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 100, आर्टिकल 100 के अंदर मेंशन्ड है कि एटलीस्ट जो है एटलीस्ट 10%, मतलब जितनी भी स्ट्रेंथ है टोटल। ठीक है, जैसे 545 की जो टोटल स्ट्रेंथ है, जो हालांकि एट प्रेजेंट में हम बात करें 543 है, तो इस टोटल स्ट्रेंथ में से जो 10% है, 10% मतलब यहाँ पर 54.3 होता है। दैट मीन्स आप राउंड फिगर में आप कह सकते हैं कि कम से कम 55 लोग लोकसभा के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए इस सदन की कार्यवाही के लिए।
वहीं अगर जो हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 245 है, 245 मतलब यहाँ पर 25 लोगों की प्रेजेंस जरूरी है, ठीक है, कि सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए संविधान के आर्टिकल नंबर 100 में ये चीज़ मेंशन की गई है। 1/10 of the total member present of the house, total member of the house basically not present, basically जितने टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/10वां हिस्सा जो है वो होने चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद द इलेक्टोरल सिंबल। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे आप सीपीआई कहते हैं, तो सीपीआई जो है इसके इसका जो सिंबल है वो एक तरीके का ऐसा है, फ्लैग है, रेड कलर का फ्लैग है, उसमें इस तरीके से सिकल बना हुआ है, ठीक है, इसे हसिया कहते हैं हम लोग। तो और उसमें एक हैमर है, इस तरीके से हैमर आपको देखने को मिलेगा, और एक यहाँ पर एक स्टार आपको देखने को मिलता है। तो हैमर है, सिकल है एंड स्टार है, इस तरीके का आपको सीपीआई के जो फ्लैग है, उनका जो फ्लैग है या फिर उनका जो पॉलिटिकल सिंबल है उसमें आपको देखने को मिलता है। बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, आप इसमें तो जानते ही होंगे, बहुत ही सिंपल है ये। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कमल का फूल, ठीक है, इस तरीके का समथिंग, इस तरीके की पेटल्स है, और यहाँ पर इस तरीके का कमल का फूल आपको देखने को मिलेगा इनके इलेक्टोरल सिंबल्स के अंदर। देन हम बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है। ये जो है इनका जो सिंबल है, बेसिकली सिंबल की बात करें तो इनके सिंबल में एक तरीके का ऐसा लैंड है, और इसमें एक छोटी छोटी सी घास लगी हुई है, और यहाँ पर फ्लावर्स हैं, ठीक है। ये 2 फ्लावर्स का एक इमेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पार्टी बेसिकली कौन सी है, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, जिसे आप कहते हैं, जानते होंगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंदर स्पेशली। तो दिस इज द सिंबल नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब देखिए यहाँ पर ना 2 कंफ्यूजन हो सकते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, एक पार्टी है नेशनल कांग्रेस पार्टी, जिसे है ना जो आप कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जिस पार्टी से है वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। देखिए नेशनल कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट में सिर्फ ये IST का अंतर है, सेम चीज़ें हैं, इसी का ही पार्ट है, बेसिकली अलग हुई हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज NCP, इसे शॉर्ट में कहते हैं हम NCP, जो स्पेशली शरद पवार की पार्टी है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपको, इस पार्टी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, क्लॉक देखने को मिलती है, घड़ी। बट यहाँ पर हम बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी की, इसके अंदर आपको कांग्रेस पार्टी या CP अब मैं लिख देता हूँ उसे, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पंजा देखने को मिलता है, ठीक है, पंजा, हाथ का पंजा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लॉक नहीं है, तो नॉट पूछा था, तो नॉट में दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिस स्टेट में है आप जैसे, तो वहाँ का जो भी पॉलिटिकल सिंबल है पॉलिटिकल पार्टीज का, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।